तैयारी का स्वरूप आपका क्या होना चाहिए। दोस्तों, अभी मैं प्रगति मैदान में गया था और वहां मुझे बहुत समय तक आप सब से बात करने का मौका मिला। आप लोगों की उत्सुकताओं को मैंने समझा। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सच पूछे तो कभी कभी मैं ये सोच करके मन ही मन बहुत उदास भी हो जाता हूं कि आप सब इतने एनर्जेटिक हैं, अपने अपने गांव छोटे शहरों को छोड़ करके महानगरों में आए हुए हैं, धन खर्च कर रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, कुछ लोग बिना कोचिंग के वहीं तैयारी कर रहे हैं, रात दिन वास्तव में आप सब मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम उसके अनुसार नहीं आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिविल सर्विस में सफल होना ही उसका परिणाम प्राप्त होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाखों की संख्या में लोग तैयारी कर रहे हैं और लाखों की संख्या को सिविल सर्विस में आने के लिए तो पता लगा कि 100 साल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1000 से ज्यादा उसमें पद नहीं होते। बात उसकी नहीं है। बात इसकी है कि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो ये हाईएस्ट लेवल की तैयारी है, टॉप लेवल की तैयारी है। ठीक है, उसमें सभी को सफलताएं नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारी तैयारी का एक ऐसा स्तर तो हो ही जाना चाहिए कि हम जब दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे तो वहां हमें सफलता मिले और एक बेहतर सफलता मिले। तभी मैं ये मानता हूं कि नहीं, सिविल सर्विस की तैयारी करना बेकार नहीं गया है। ठीक है, यहां हम नहीं आए, लेकिन इसके माध्यम से हमने दूसरी बेहतर सफलताएं हासिल कर ली हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? इसका जो रीजन मैं जो समझता हूं शुरू से भी, और आप सबसे मिलने के बाद आप लोग जो प्रश्न करते हैं, तो मेरे दिमाग में एक बात बहुत साफ है, उस समय भी थी, और मैं अपने इस धारणा को टेस्ट भी करता रहता हूं, और उससे ये लगातार मजबूत होती चली जा रही है कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, जो स्वरूप है, उसे स्टूडेंट नहीं समझ पाते। वो अपने जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो स्वरूप है, जो कहते हैं उसके ऊपर लाद देते हैं, और नतीजा निकलता है कि उनके जो पढ़ने का पैटर्न है वो भी ज्यों का त्यों रहता है। दोस्तों, अभी मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल पढ़ा है। मैं उसके माध्यम से आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। कुछ चीजें मुझे मालूम थी, लेकिन आर्टिकल में कुछ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे जानने को मिली। अब आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है। बस कुछ बातों पर आप ध्यान दीजिएगा, तब आपको सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे होनी चाहिए शायद इसका अनुमान लग सके। वहां कुछ बहुत ही विचित्र किस्म के नियम हैं, बहुत विचित्र किस्म के नियम, जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि यार ये भी कुछ होता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वहां है, और सच पूछे तो ऐसा ही होना चाहिए। वहां नियम क्या है? आप किसी क्लास में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वहां कोई अटेंडेंस नहीं होती है। अच्छी बात है, आप जिम्मेदार हैं, आप देखिए कि आपको जरूरत है कि नहीं है, क्यों अटेंडेंस होनी चाहिए। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मैं अपने क्लास स्टूडेंट के कभी अटेंडेंस नहीं लेता था। हालांकि 75% जरूरी होता है, नियमता तो लिया जाना चाहिए, मैं सबको अटेंडेंस दे देता था। अगर आपको मेरी चीज अच्छी लग रही तो आप आइए, और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आपको मैं मजबूर क्यों करूं। तो अटेंडेंस वहां नहीं ली जाती है। खैर, इसका मतलब है कि आप में दायित्व बोध होना चाहिए कि मैं किस काम के लिए आया हूं और मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप निर्णय लीजिए। मजेदार बात यह है कि जब आप एग्जाम देते हैं, अब दो चीजें हैं, एग्जाम देते हैं तो वहां नकल अपराध नहीं है, नकल जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप नकल मार लीजिए, कोई बात नहीं है, आप किताबें रख लीजिए, कोई बात नहीं है। यह मैंने आर्टिकल में पढ़ा है, राइट। यहां तक कि अगर 3 घंटे का निर्धारित समय है, अगर उसके बाद भी आप लिखना चाह रहे हैं तो वहां आपकी कोई कॉपी छीनता नहीं है, आप लिखते रहिए। अब आप कहेंगे यार ये भी कोई बात हुई, ये भी कोई परीक्षा हुई, भला फिर क्या मतलब हुआ परीक्षा का। सोच करके देखिए कि ऐसा क्यों है। जिन्होंने ये पैटर्न तैयार किया है वो गलत तैयार नहीं किया है। हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सोचने का दायरा है ना, वो तो हमारी यूनिवर्सिटी का दायरा है। हम समझते हैं कि नहीं, एग्जाम तो ऐसे ही हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि वेस्ट में जो एग्जाम का पैटर्न है लगभग यही है। वहां एक प्रोफेसर थे, मैं नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार उन्होंने बड़ा अद्भुत किस्म का पेपर दिया, पेपर सेट किया उन्होंने एक विषय का, और उसमें उन्होंने दिया कि भाई कोई भी 5 प्रश्न हल कीजिए। ठीक है, एक बात, और इसके बाद में उन्होंने एक और भी बात उसमें लिखी कि अगर आप इन 5 प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने मन से कोई भी 5 प्रश्न तैयार कर लीजिए और उनके उत्तर दे दीजिए। गजब की बात है, आप अपने मन से 5 प्रश्न तैयार कर लीजिए और उसके उत्तर दे दीजिए। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये जोक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं किया जा रहा है स्टूडेंट के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, बल्कि सच ये है कि उनके भविष्य को संवारा जा रहा है, भविष्य को संवारा जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो किताब में लिखा गया ज्ञान है, जो इंफॉर्मेशन है, उन्हें आप पढ़िए
और पढ़ने के बाद फिर जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा तभी दे पाएंगे जबकि आपने उस पढ़े हुए को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया हो, उसे बहुत अच्छे से आत्मसात कर लिया हो, उसे पचा लिया हो। तभी आपके लिए पॉसिबल है कि आप उनके उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि उनके सीधे उत्तर किताबों में अवेलेबल ही नहीं है। किताबों में आपको फैक्ट मिल जाएगा, चलिए आपको कोई सन याद नहीं आ रहा है तो किताब में देख लीजिए, सन मिल जाएगा। लेकिन जो वहां पूछा गया है वो सन नहीं पूछा गया है कि ये किस सन में हुआ था। वहां तो कुछ और चीज पूछी गई है। वहां आपसे आलोचनात्मक तरीके से बात की गई है। आप अपने ढंग से अपने दिमाग से चीजें निकालिए, उस तरीके से निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, देखा जाएगा। तो सवाल यह नहीं है कि आपने अपने दिमाग में इनपुट कितना डाला है, कौन कौन सी किताबें पढ़ ली हैं, कितने कितने घंटे पढ़ लिए, आपने क्लास अटेंड की कि नहीं की। ये तो इनपुट हुआ ना जो आप अपने अंदर डाल रहे हैं। कुछ भी डालिए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। आउटपुट क्या है, आप उन सारी चीजों को डालने के बाद बाहर देते क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। और सिविल सर्विस के दोस्तों, चाहे वो प्री के क्वेश्चंस हो या चाहे मेंस के क्वेश्चंस हो, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि 100% क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो मैं बता रहा हूं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। और इस तरह के प्रश्नों की संख्या डेफिनेटली इतनी तो होती ही है कि यदि इन प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाएंगे और बाकी के प्रश्न आप हल कर लेंगे जो थोड़े से उस एक सिस्टमैटिक या यूं कह लीजिए कि जो एक सिस्टम बना हुआ है उसके अनुसार पूछे गए हैं, तो भी आप सफल नहीं हो सकते। ये इसकी एक सबसे बड़ी चुनौती है। और दोस्तों, इसी तरह के प्रिपरेशन की डिमांड ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपसे करता है। और सच बताऊं तो मुझे उस दिन बेहद खुशी होगी जब हमारी शिक्षा प्रणाली ही इस तरह की बन जाएगी। और आप देखिए, आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिजल्ट उठा करके देख लीजिए। अभी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के रिजल्ट आए हैं। मोर देन 80-90% स्टूडेंट जेएनयू यूनिवर्सिटी से हैं। जेएनयू यूनिवर्सिटी से ही, जैसे कि सारे के सारे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट जेएनयू के ही हैं। क्यों हैं, हमें यह समझना होगा कि आखिर में वहां है क्या कि ऐसा कि वहां के स्टूडेंट आईएएस में भी सबसे ज्यादा आ रहे हैं, या जिस फील्ड में भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि उसी विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी ने इस बार इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज हासिल किया। तो जब तक हम सिविल सर्विस के बारे में अपने दिमाग को ओपन करके और नहीं सोचेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तब तक मुझे लगता है कि जब हमें रिक्वायरमेंट ही मालूम नहीं है तो फिर हम तैयारी कर कैसे रहे हैं। क्योंकि उन्हें तो अपनी जरूरत पूरी चाहिए, और वो जरूरत हम तभी पूरी कर सकते हैं जब हम उनकी जरूरत को समझें। और अगर वही हमारे अंदर समझ नहीं है तो चाहे हम कितने भी किताबें पढ़ लें, कितने भी घंटे पढ़ लें, उससे क्या होना जाना है। तो दोस्तों, चूंकि मुझे ये आर्टिकल बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल पढ़ने को मिला, तो मैंने महसूस किया कि नहीं, इस आर्टिकल के माध्यम से मुझे अपने स्टूडेंट्स से कुछ बातें करनी चाहिए और सिविल सर्विस के बारे में कुछ बताना चाहिए। और खासकर इस तरीके से बताना चाहिए कि इसी देश में, देखिए, हमारा जो नई दिल्ली है वो तो एक तरह से सिविल सर्विस का गढ़ बना हुआ है, जिसे आप केंद्र कह लीजिए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट वहां हैं। और उसी दिल्ली में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जहां इस तरह की प्रणाली काम कर रही है। तो दोस्तों, आप सब भी इस बात पर विचार करें अपने अपने ढंग से, और यदि मेरी बात सही लगती है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने सिविल सर्विस की तैयारी करने का जो पैटर्न है उसे इसी पैटर्न पर ढालने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: टोपो मालो, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से; कंवलजीत कौर, दीपिका माथुर, अंजलि शर्मा, खुशबू कुमारी, अनूप राज, महेंद्र चौधरी, प्रशांत कुमार अत्री, मेरठ उत्तर प्रदेश से; रुचि राय और रुपिंदर विर्क। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।